आज हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद बनने वाली प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमेशा बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होती। इसको बायोलॉजिकली फंक्शनल बनाने के लिए इसमें बहुत सी अल्ट्रेशंस की जाती हैं और ये मॉडिफिकेशंस जो हैं इन्हें हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं, या इसे हम कहते हैं कि ये प्रोसेसिंग हो रही होती है आरएनए की। ये जितनी भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं ये डिफरेंट तरीक़ों से होती हैं। या तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट रिमूव कर दिया जाता है, उसमें कोई भी ऐसा न्यूक्लियोलिटिक किस्म का रिमूवल हो सकता है जिसमें कोई भी एक्सो या एंडोन्यूक्लियोलिटिक एक्टिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट को ही वहाँ से रिमूव किया जा सकता है। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसको अल्टर किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस लाई जाती हैं, उसकी मॉडिफिकेशंस उसके 3 प्राइम एंड पे या उसके 5 प्राइम एंड पे कुछ एडिशंस करके उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। और इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशंस किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियोसाइड के अंदर भी हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि mRNA की प्रोसेसिंग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर किस तरह होती है। प्रोकैरियोट्स में जो प्राइमरी mRNA की ट्रांसक्रिप्ट बनती है वो मोस्टली मॉडिफाई नहीं होती और वैसे ही उसकी ट्रांसलेशन हो सकती होती है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो नेसेंट mRNA की ही ट्रांसलेशन कर लेते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में इस तरह से कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुई होती जिस तरह के यूकैरियोट्स में होती है। जो प्रोकैरियोटिक mRNA होता है उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। यूकैरियोट्स में चूँकि mRNA की सिंथेसिस तो न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती है और ट्रांसलेशन जो है वो साइटोसोल में होनी है। इसमें एक तो ये कि दोनों का सेक्शन जो है वो फ़र्क है। एक चीज़ जो है जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस वाइल द ट्रांसलेशन इज़ आउटसाइड द न्यूक्लियस। उसमें एक तो स्पेशल सेग्रीगेशन की बात है। दूसरा इसमें ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दरमियान कुछ गैप होता है। mRNA जो सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस के अंदर वो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA होता है, या हम उसे कह सकते हैं कि ये प्री mRNA है। ये एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर बनने वाली सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रैंड आती है प्राइमरी mRNA की स्ट्रैंड है, और इसके बाद इसमें बहुत सी चेंजेस होती हैं जिन्हें हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये सारी चेंजेस जो होती हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रही हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होती हैं ताकि mRNA जो है ये मैच्योर हो जाए, और उसके बाद जब मैच्योर mRNA होगा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और उसको साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा दिया जाएगा। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है वो फिर साइटोसोल में होनी होती है, और हमें मालूम है कि जैसे राइबोसोम्स जो हैं वो भी साइटोसोल में मौजूद होते हैं और ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी वहीं होना होता है। वहाँ जाकर जब मैच्योर mRNA की स्ट्रैंड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और वो साइटोसोल में पहुँच जाएगी, तो वहाँ पर जो है वो राइबोसोम्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करेगी और ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो सकेगा। यहाँ पर HNRNPs या राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी ट्रांसक्रिप्ट के साथ अटैच होती हैं जब वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, और उसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनता। अदरवाइज़ अगर जैसे हमें मालूम है कि RNA की स्ट्रैंड जो है ये सिंगल स्ट्रैंड होती है, अगर इसके साथ HNRNPs अपने आप को एसोसिएट ना करें तो क्या होगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन सकता है, हेयर पिन लूप बन सकती है, इसका जो लीनियर फॉर्म है वो मेंटेन नहीं रहेगा, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि ट्रांसलेशन नहीं हो सकेगी। उसको आपस में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है RNA, उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बनने से बचाने के लिए उसके साथ HNRNPs या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स अपने आप को एसोसिएट कर लेती हैं। mRNA की प्रोसेसिंग में जो इवेंट्स काबिल ज़िक्र हैं उनमें एक कैपिंग है, इसके अलावा RNA की टेलिंग होती है और इसकी स्प्लाइसिंग और मेथाइलेशन। जब प्री mRNA अभी सिंथेसाइज हो रहा होता है, उसकी सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुई होती, तो प्रियर टू इट्स कंप्लीशन
एक कैप है जो कि प्री mRNA के साथ अटैच की जाती है। ये कैप एक्चुअली क्या है, ये 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैप है जो कि नेसेंट प्री mRNA की स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे ऐड कर दी जाती है। और जिस तरह से अभी सिंथेसिस चल रही है, सो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ग्रो करता रहेगा और उससे पहले ही उसकी जो 5 प्राइम एंड है उस पर एक कैप अटैच कर दी जाएगी। और ये कैप जो अटैच होती है ये 5 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फेट लिंकेज के थ्रू अटैच होती है। इसका काम ये होता है कि जो नई mRNA की स्ट्रैंड बन रही है उसको प्रोटेक्शन दी जाए कि उसकी फ़ौरन से डिग्रेडेशन ना हो जाए। इसके अलावा जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर राइबोसोम सबसे पहले आके ट्रांसलेशन के टाइम पे ट्रांसलेशन को इनिशिएट करता है, सो इस तरह के डिफरेंट इनिशिएशन फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो कैप है ये इनिशिएशन फैक्टर्स के लिए रिकग्निशन का काम करती है। ये जो राइबोसोम्स हैं ये इस कैप को आके आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर ट्रांसलेशन जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। इसके बाद एक प्रोसेस है जिसे हम टेलिंग का प्रोसेस कहते हैं। टेलिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि पॉली ए टेल अटैच की जाती है प्री mRNA के साथ, और ये जो पॉली ए टेल होगी ये ज़ाहिर है कि इसमें एडिनोसिन की रेपिटिशन होगी। बहुत से एडिनोसिन रेजिड्यूज़ होंगे जो कि तकरीबन 200 से 250 के दरमियान यूजुअली एडिनोसिन रेजिड्यूज़ इसके साथ अटैच किए जाते हैं। एंड रिमेंबर कि जो टेलिंग होती है इसमें 3 प्राइम एंड पे आकर पॉली ए टेल लगती है। 5 प्राइम एंड पे हमने देखा कि कैपिंग हुई और 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल को अटैच किया जाता है। हमें मालूम है कि जो यूकैरियोटिक डीएनए है उसके अंदर इंट्रॉन्स भी होते हैं और उसके अंदर एक्सॉन्स भी होते हैं। जो इंट्रॉन्स हैं ये बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन होता है, मतलब इसने कोड नहीं होना होता किसी भी प्रोटीन में। और जो एक्सॉन्स होते हैं ये बेसिकली कोडिंग रीजन होते हैं। और जब आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है, मैसेंजर आरएनए प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में होता है या प्री mRNA की फॉर्म में होता है, तो उसको स्प्लाइसिंग के बाद मैच्योर आरएनए में तब्दील किया जाता है ताकि मैसेंजर आरएनए मैच्योर हो सके। सो इसमें जो स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग में होगा क्या कि जो नॉन कोडिंग रीजन है या जो इंट्रॉन्स हैं उनको स्प्लाइस आउट कर दिया जाएगा, उनको कट कर दिया जाएगा और उन्हें सेपरेट कर दिया जाएगा कोडिंग रीजन से, यानी कि एक्सॉन से। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से प्रिकर्सर mRNA में एक्सॉन्स और एक्सॉन्स डिफरेंट एक्सॉन्स के दरमियान में इंट्रॉन मौजूद होता है। सो उसको स्प्लाइस आउट करेंगे और स्प्लाइस आउट करने के लिए होता क्या है, यहाँ स्प्लाइसोसोम बनता है और उसमें डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं और जो उसके साथ अटैच होती हैं और अल्टीमेटली इसको जो नॉन कोडिंग रीजन है या जो इंट्रॉन है उसको स्प्लाइस आउट कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। ये जो प्रोटीन्स इसके अंदर आकर काम करती हैं, डिफरेंट किस्म की राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जो कि आके स्प्लाइसोसोम बनाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के पार्टिसिपेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो हम बाद में देखेंगे तफसील में कि स्प्लाइसिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। सो स्प्लाइसिंग का काम क्या है कि मैच्योर mRNA की स्ट्रैंड बनाने के लिए इंट्रॉन यानी नॉन कोडिंग रीजन को स्प्लाइस आउट कर दिया जाए। अब जो पीछे एक्सॉन्स बच जाएंगे वो कोडिंग रीजन है, सो उसको आपस में ज्वाइन कर दिया जाएगा। जो कोडिंग रीजन है वो आपस में ज्वाइन करेगा और सारे एक्सॉन्स जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो ये जो mRNA की स्ट्रैंड हमारे पास आएगी ये मैच्योर mRNA की स्ट्रैंड होगी। एक और जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो मैथिलेशन का स्टेप होता है। तकरीबन जो एडिनोसिन रेजिड्यूज़ हैं उनमें से 0.1% रेजिड्यूज़ जो हैं प्री mRNA के, उनकी मैथिलेशन होती है और ये मैथिलेशन जो है ये 6th पोजीशन पे मौजूद नाइट्रोजन की होती है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो 6th पोजीशन का नाइट्रोजन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। जैसे ही प्री mRNA की सिंथेसिस हो जाती है तो उसके फ़ौरन बाद ही इसकी मैथिलेशन होती है तकरीबन 0.1% ऑफ टोटल एडिनोसिन रेजिड्यूज़ की, और इस प्रोसेस में जो नाइट्रोजन है इसके साथ मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया जाता है।